हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। अगर आप अपनी व्हाट्सएप नंबर पे अपडेट चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा सकते हैं और उसके लिए आप नीचे लिखे हुए नंबर पे सिंपली अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन और अपना सिटी वो लिख के आप मैसेज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अपने आप को उस लिस्ट के अंदर ऐड कराने की। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वीडियो किन लोगों के लिए रिलेवेंट होगा उनको मैं पहले से बता देती हूँ। वो सब लोग जो जीएसटी के सारे प्रोविज़न डिटेल में सीखना चाहते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली रिलेवेंट है ही। साथ में वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो लोग एज ए जीटीए एक्सपोर्टर्स को सर्विसेज देते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, उन दोनों के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। तो सेक्शन 12(8) आईजीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का नहीं, हमेशा हम लोग सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है वो स्पेसिफिकली आईजीएसटी एक्ट का है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट के अंदर ही दिया गया है। तो सेक्शन 12(8) कवर करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज के लिए, और सेक्शन 12(8) ये कहता है कि जहाँ पे आपने सर्विसेज दी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वहाँ पे अगर आपने वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो उसकी जो लोकेशन है रजिस्टर्ड पर्सन की, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आपने वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो जहाँ पे गुड्स आपको हैंड ओवर की गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इस एक प्रोविज़न से दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर होती हैं। पहली चीज़ तो ये कवर होती है कि जो जीटीए हैं, जीटीए के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है आईजीएसटी, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उनको मैं पहले क्लियर कर दूं। फिर जो लोग जीटीए की सर्विसेज देते हैं एक्सपोर्टर्स को, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं वो भी मैं इसके साथ क्लियर करूँगी। तो जीटीए की सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोविज़न ये कहता है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, लेकिन जीटीए आरसीएम में कवर्ड है, यानी कि आरसीएम में तो रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, यानी कि रिसिपिएंट खुद ही टैक्स पे कर रहा है और उसको खुद ही देखना है। अब देखो, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो नेचुरल सी बात है तभी तो वो टैक्स पे कर रहा है आरसीएम के अंदर भी, राइट। तो अगर वो रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन हमेशा क्या होगी, रिसिपिएंट की लोकेशन, यानी कि रिसिपिएंट जो है उसकी जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका जीटीए दूसरे स्टेट का है और आप अपने करंट स्टेट में हो तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बल्कि आईजीएसटी लगेगा इस प्रोविज़न की वजह से। कई जगह मैंने अलग अलग जगह सुना है, काफ़ी सारे लोगों को बोलते हुए कि नहीं जीटीए के केस में तो हमेशा C+S ही लगेगा। तो ये मैं आपको उसी लिए क्लियर कर रही हूँ कि जीटीए के केस में हमेशा C+S नहीं लगेगा। प्रोविज़न को आप रेफर कर सकते हैं और उसको आप एनालाइज भी करके देख सकते हैं। सेक्शन मैंने ऑलरेडी कोट कर दिया है। अब इस सेक्शन को चेंज किया गया और इसमें अमेंडमेंट लाया गया और एक प्रोविज़न ऐड किया गया, और उसके बाद ये और भी कंफ्यूजिंग हो गया। क्या प्रॉब्लम थी इस सेक्शन के अंदर, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूँगी। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज ली होती हैं, कायदे में वो भी एक्सपोर्ट सर्विसेज का हिस्सा होती हैं और उन पे भी हमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जीएसटी के अंदर जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन थी वो ये बोलती है कि जब सप्लायर इंडिया के अंदर हो और जो रिसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया हो। लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट करती हूँ गुड्स को तो जो मेरी वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है उसका जो रिसिपिएंट है वो तो इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि आप तो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए सर्विसेज दे रहे हो ना। तो उस वजह से वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती थी, और ये काफ़ी टाइम से जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड थी कि भाई उन पे भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस सेक्शन को चेंज किया गया और इसको अमेंड करके इसके अंदर एक प्रोविज़न ऐड करके ये बोला गया कि जब आपकी गुड्स की डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो उसकी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो वैसे काफ़ी सारे लोगों को इस प्रोविज़न को लाने का पर्पस समझ नहीं आया। काफ़ी लोगों को शुरू में लगा था कि शायद उनको लगा कि शायद वो उस इंडस्ट्री को बेनिफिट देना चाहते हैं कि वो भी एक्सपोर्ट में फॉल करने लगे। लेकिन जब आप इस प्रोविज़न को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर जाने के बाद भी वो एक्सपोर्ट हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपोर्ट होने के लिए तो रिसिपिएंट का भी आउटसाइड इंडिया होना मैंडेटरी है ना। तो उससे कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो गया। अब वो कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट हुआ, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब रिसिपिएंट के स्टेट से किसी और स्टेट में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल करता है तो हम उसको क्रेडिट नहीं देते। जीएसटीएन ने बार बार क्लियर किया है, ऑल्दो जीएसटी एक्ट में ऐसा कोई क्लियर कट प्रोविज़न नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग है सीबीआईसी की और जीएसटीएन की, तो वो नहीं देते उस क्रेडिट को, उन्होंने बार बार डिनाई किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ही इंडिया से बाहर है, अब अगर वो एक्सपोर्ट होता तो मुझे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाता, लेकिन वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं कर रहा है, तो क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा? तो क्या मेरा भला करने की बजाय आपने उल्टा मेरा बुरा कर दिया?
कि अब मुझे ये भी नहीं पता उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तो मेरी तो प्लेस ऑफ सप्लाई अब जो मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है उसके स्टेट में तो फॉल कर नहीं रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाहर चली गई, इंडिया से भी निकल के। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्या उस पर टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स तो हम सब लोग ऑलरेडी पे कर ही रहे हैं, राइट। और वैसे भी वो इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एनालाइज करूँ इसको तो थोड़ा सा आई विल से कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है पूरा का पूरा मैटर, और पूरा का पूरा मैटर लिटिगेटिव भी है। फ्यूचर लिटिगेशन इसमें डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं जनरली ये चीज़ सोचती हूँ कि किसी भी मुद्दे पे कभी भी लिटिगेशन कोई सॉल्यूशन नहीं होती। और जनरली आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि डिपार्टमेंट का इस पर क्या व्यू है। भाई डिपार्टमेंट को लगता है आईटीसी मिलेगा तो हम ले लें, डिपार्टमेंट को नहीं लगता तो मत लें। तो इसमें आप देखोगे कि जब हमारा आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होकर आता है तो वो रीज़न बताते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताते हैं कि इसका कहाँ पे है, और वो अवेलेबल है या नहीं है ये भी बताते हैं। तो आप देखना कि जो इस तरीके की सप्लाई है तो वहाँ पे उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड इंडिया लिखा है, लेकिन उसको उन्होंने एलिजिबल आईटीसी माना है, यानी कि बोला है कि हाँ ये आईटीसी अवेलेबल होगा। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आप ये आईटीसी ले लो। लेकिन हाँ, ये है लिटिगेटिव और आने वाले टाइम पे इस पर कोई ना कोई लिटिगेशन होने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई विल से कि इशू था, कंसेप्चुअल इशू था। तो इसके लिए मुझे स्पेशली विशाल जी ने रिक्वेस्ट किया था, और एलटी फूड्स में जॉब करते हैं तो उनसे कई बार मेरा डिस्कशन होता है जीएसटी की अलग अलग चीज़ों पे। तो हमारा इस पर भी डिस्कशन हुआ तो उसने कहा कि ठीक है इसमें काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर कन्फ्यूजन, तो इस पर एक वीडियो बनना चाहिए। तो मेरा स्पेशल थैंक यहाँ पे विशाल को, और इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।